नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंडली का सुख भाव या कहें चतुर्थ भाव, उसका फल किस प्रकार से किया जाता है। और चतुर्थ भाव अपने आप में बड़ा विचित्र भाव कहा जाता है। जीवन में यहीं से सुख देखे जाएंगे और यही जीवन में मोक्ष की नींव रखने वाला भाव माना जाता है। कलिकाल में जहाँ सत्संग से ही मुक्ति मिल जाती है, या ये कहीं घर से ही मुक्ति मिल जाती है, आपको वन गमन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर घर में वैसा माहौल है तो चतुर्थ भाव की मजबूती नितांत आवश्यक है। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि सांसारिक दृष्टि से उसका जीवन है वो निराधार माना जा सकता है, कोई वो वैसा जीवन नहीं है, लेकिन वो जब पारलौकिक दृष्टि से कहें या अध्यात्म की दृष्टियों से वो चतुर्थ भाव उसको प्राप्तियां देने वाला होता है। तो वो भी हमें समझना होगा कि कई दफ़ा चतुर्थ भाव का स्वामी नीच का हो जाता है तो वो सांसारिक जीवन में तो दुविधाएं ले आता है, लेकिन अगर वो चतुर्थ भाव का स्वामी नीच का हो रहा है और उसका कहीं ना कहीं हमारे जो कुंडलिनी जागरण के भाव हैं, अष्टम भाव द्वादश भाव से कहीं धनात्मक संबंध बन जाता है, कुछ पॉजिटिव संबंध बन जाता है, तो वो आपको यहाँ से विरक्त करके वहाँ ले जाने के लिए कार्य करता है। यहाँ से विरक्त माने आपको सांसारिक जीवन से उसका मोह भंग हो जाता है जातक का, और वो फिर आध्यात्म में रत हो जाता है। कई ऐसे मिसाल के तौर पर अगर आप नवमांश उठाकर देखते हैं, इस्कॉन के संस्थापक, उनका चतुर्थ भाव का स्वामी ने उनको भक्ति के परम लक्ष्य तक पहुंचा दिया। तो ध्यान रखना है कि कई दफ़ा ग्रह नीच के होकर भी हमें भौतिकवाद में तो ठीक है, वो हमें दूरी ले आएंगे हमारी भौतिक जीवन में, या कहें सांसारिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम आए हैं यहाँ, वास्तव में वो तो मोक्षाई है, उसी के लिए हम आए, हम भूल गए वो अलग बात है, उसके लिए वो बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये जो नीच के ग्रह हैं इनको डिकोड करना सबसे मुश्किल कार्य है। जितने भी जीवन में क्रांतिकारी बदलाव देखे हैं कि हम शून्य से चले थे और आज खरबों में आप पहुंच गए हैं, ये तभी जीवन में संभव है जब आपके जीवन में कोई ग्रह आपको बहुत ज्यादा सिखाना चाहता है। और सिखाने का मतलब एक तो ये है, कहीं ना कहीं आपसे एफर्ट्स करवा रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करवा रहा है, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कराने का मतलब ग्रह नीच का था लेकिन वो केंद्र में आकर नीच भंग राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो याद रखना, हमको नीच भंग की भी परिभाषा अलग है, नीच भंग राजयोग की परिभाषा अलग है, और विपरीत राजयोग अलग अलग प्रकार का योग है। समाज में अपना यश सीमाओं से परे पहुंचाने के लिए नीच भंग राजयोग ने जीवन को क्रांतिकारी परिवर्तन दिए हैं। तो वो परिवर्तन आप खुद ब खुद धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। हम हालांकि अपने चैनल में भृगु संहिता की पूरी सीरीज अपलोड कर चुके हैं, और वो हमारा नींव है, या कह सकते हैं हमारा कोई भी व्यक्ति ये समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो शुरुआत भृगु संहिता से ही करें। भृगु संहिता ज्योतिष का मतलब कह सकते हैं माइलस्टोन है, कोई मतलब इस पर कोई वो नहीं, चैलेंज नहीं कर सकता इसको। और अलग अलग, अगर जैसे मान लीजिए कोई जैमनी पद्धति से शुरुआत करता है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कोई केपी एस्ट्रोलॉजी से शुरुआत करता है उसको आगे चलकर कई ऐसे विरोधाभास जो ठीक विपरीत है उसके सिद्धांत के। लेकिन शुरुआत हमेशा भृगु संहिता से ही करनी चाहिए। आपके गुरुओं ने भी आपको बात बताई होगी, क्योंकि जिस समय पर हम रह रहे हैं, टाइम की एक्यूरेसी मेंटेन कर पाना करीब करीब इम्पॉसिबल सा काम है। और नवमांश चार्ट या D10 चार्ट, और भी हमें अलग अलग डिविजनल चार्ट्स हैं, D7 चार्ट्स हैं, वो 5 मिनट के अंतर से 7 मिनट के अंतर से बदल सकता है। लेकिन कौन सा चार्ट है जो आपको 1.5 घंटे 2 घंटे की बड़ी एक्यूरेसी प्रदान कर रहा है? वो हमारा D1 चार्ट है।
और सौभाग्य से भृगु संहिता ने अपनी सारी प्रेडिक्शन D1 चार्ट के इर्द गिर्द ही घुमाई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि आप शुरुआत एक्यूरेसी से करें, स्पीड से नहीं। याद रखिएगा, स्पीड का माने हमने बहुत अलग अलग चीजें सीख ली, नहीं, पहले एक्यूरेसी बढ़ाई। और एक्यूरेसी का मादा है भृगु संहिता के पास, और किसी के पास नहीं। कहने में थोड़ा अटपटा लगता है और कई बार दिल भी दुखता है कि हम ज्योतिष को कई बार गैसेस यानी नंबर्स, आप कहते भाई 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर आ रहे हैं, ये तेरा काम अच्छा होगा, 10 ये कुछ नंबर आ रहे हैं, तेरा काम अच्छा नहीं होगा। मैं मतलब किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ नंबरों से ही प्रिडिक्ट करना गलत तरीका है। कहता जी हमने इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया, नहीं। जहां तर्क शक्ति नहीं है, जहां शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, जहां शुचिता नहीं है, जहां ग्रहों का स्वरूप नहीं जानते हैं, खाली नंबर देख कर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा। तो यही आप लोगों से प्रार्थना है कि दैवीय गुण तभी आएगा जब उन देवताओं को भजेंगे, उन देवताओं के स्वरूप का ध्यान करेंगे। शॉर्टकट वालों के लिए यह रास्ता सही नहीं है। आप किसी दूसरे कार्य में जाएं, आपको दक्षता मिल जाएगी, लेकिन इसमें आपका धैर्य लगेगा, और धैर्य के बाद जब देवता बली होंगे आपको दिल खोल कर देंगे। कुंडली देखते ही आप स्वयं जान जाएंगे कि इसके जीवन में क्या है। तो जैसे हमने तय किया है कि हम उतना ही डिस्कशन करेंगे जो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और हमने कोशिश की है, और मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। बहुत मेहनत का काम है, मतलब लेक्चर को डिलीवर करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मेरे जो रूटीन में मेरा जो दूसरा प्रोफाइल भी है, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड भी सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, उस रूटीन टाइम से ये लेक्चर प्रिपेयर करना वन ऑफ द टफेस्ट काम है। लेकिन आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, आप लोगों के अच्छे अच्छे सुझाव, कमेंट निरंतर करते रहिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। और चैनल का विजन एकदम क्लियर है, ज्योतिष को 0 से लेकर 100 तक लेकर जाना है, यानी 100 माने हमारा जो थ्रेशोल्ड हमने तय किया है वहां तक लेकर जाना है। और भृगु संहिता के बाद हम अब अलग अलग भावों के बारे में विचार करें तो चतुर्थ भाव जीवन में सुखों की बात करता है। कोई व्यक्ति कहता है कि जी मैंने बहुत धन अर्जित कर लिया है, कोई कहता है जी मैं बहुत बढ़िया इनकम सोर्सेज मेरे पास हैं मेरे जीवन में, लेकिन सुख नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि आपको सुख चाहिए, धन चाहिए, आय चाहिए, या तीनों ही चाहिए। अब आदमी कोई मना करने वाला है नहीं है, लेकिन हमारे प्रारब्ध से ही तय होता है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार से ही तय होता है कि आपको क्या मिलेगा। अब आपको अगर दे दी जाए पावर ऑफ अटॉर्नी तो फिर तो आप अपने आप ही सब कुछ लिख लेंगे कि नहीं मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। इसलिए कभी रोना या चिल्लाना नहीं है, क्योंकि जो भाग्य मिला है, जो सुख मिला है, जो इनकम मिली है, जो धन मिला है, वो हमारा ही है, हमारे ही पूर्व जन्मों का कर्मफल है जो हमें प्रारब्ध रूप में मिला है। कोई जादू नहीं होता है, भाग्य हमने ही बनाया है। आज अच्छा कर्म करना शुरू करें, क्योंकि हम सिर्फ कर्म पर विश्वास कर सकते हैं। प्रारब्ध जो पुराना है वो तो हमें याद ही नहीं है क्या हमने किया था। तो इसलिए आज का कर्म अच्छा करेंगे। मेरा यकीन मानिए, मैंने बहुत ऐसे रेमेडी लोगों को सजेस्ट किए हैं जहां किसी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके लिए, कोई दूसरा व्यक्ति 3000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बैठकर आपके लिए जप कर रहा है। फल मिलेगा, लेकिन वो नगण्य होगा जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट का मतलब आपके मन में चलना चाहिए, तब चल रहा है वो, जब चल रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि जब आप स्वयं अपने लिए करें, खुद से करें, तो उसका बहुत अधिक परिणाम मिलेगा। जब का अर्थ हम कहें तब, जब भी ज्यादा यहां ठीक नहीं रहेगा, तब वाला शब्द ज्यादा ठीक रहेगा। वो आप स्वयं करें तो फिर आपके जीवन के सारे दोष स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में 6ठा और 8वां भाव कमजोर है,
तो उसको कहीं ना कहीं रोग और कहीं ना कहीं अचानक इस प्रकार की नेगेटिविटी उसके जीवन में आ सकती है, अचानक चोट लगना। तो क्या है, उसको औषधालय में यानी जहाँ मेडिसिन मिलती हैं या हॉस्पिटल्स में रोगियों के पास, उसको रूटीन में वैसे ही चले जाना चाहिए। भाई आप अपने लिए ना जाएं, बेटर है आप दूसरों के हित के लिए जाएं, उनको डोनेशंस देने के लिए। जब भी मैं शब्द बोलता हूं डोनेशन का मतलब आपकी क्षमता अनुसार। कहता जी मैं तो दिन में 100 रुपए कमाता हूं, मैं क्या डोनेशन करूंगा। 100 रुपए कमाते हैं ना आप, तो तभी भी आप अपने कमाई का 5%, 10%, 5 रुपए आप दान कर सकते हैं। 1000 रुपए कमाते हैं आप, 100 रुपए दान कर सकते हैं। यानी एक प्रकार का ये तो आपको तय करना है। मतलब कोई ये कह के भाग नहीं सकता कि नहीं सर मेरे पास तो कुछ भी देने के लिए नहीं है। भगवान कभी ना करे आपको ऐसा करें, लेकिन अगर आप झूठ बोलकर इस चीज से बचना चाहते हैं तो भगवान फिर आपको वैसा कर भी देगा। इसलिए अपने अपने कर्तव्यों से हमें भागना नहीं है। जहां हमें लगता है कि नहीं इस व्यक्ति को सच में आवश्यकता है, उसकी आप सहायता कर सकते हैं तो आप कीजिए। तो यही अपने 6, 8, 12 को, और 8 का तो मतलब होता है चुपचाप, गुप्त दान महादान। 8 के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मुझे सडनली जीवन में जो भी मेरे जीवन में आ रहा है बुरा वो ना आए, तो आप भी चुपचाप दान करें। ऐसा दान कि आपके घर में किसी को भी ना पता हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फल देने वाला होगा। अब चतुर्थ भाव में हम इनको पंक्तिबद्ध किया है ताकि आप इसको स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से याद रहेगा आपको। और हमारा रेफरेंस है बृहद पराशर होरा शास्त्र। और चतुर्थ भाव में प्लस हमने एक चार्ट के जरिए भी समझाने का कोशिश की है कि अगर चतुर्थ भाव में चतुर्थेश यहीं बैठा हुआ है, पंचम में बैठ जाता है, सप्तम में, नवम में, दशम में, एकादश में, लग्न में, धन भाव में, तो प्राय अच्छा माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा कुछ एक्सेप्शनल यहां भी हैं कि इन भावों में हालांकि केंद्र में नीच का होकर बैठना, 6, 8, 12 में नीच का होकर बैठना बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी उसकी शुभता कम होगी अगर वो शत्रु या नीच भाव में बैठेगा। लेकिन फिर भी केंद्र और त्रिकोण का बल तो काउंट किया ही जाता है। क्लियर हो गया? राशि बल पहले देखना है, भाव बल बाद में देखना है, बस इतना आपको करना है। जैसे मान लीजिए यहां पर फेवरेबल राशि में बैठा हुआ है चतुर्थ भाव का स्वामी, बहुत अच्छा है, आपके कर्म क्षेत्र के कारण ही आपके जीवन में भरपूर सुख मिलेंगे। क्लियर हो गया? और सामान्यता चतुर्थ भाव का स्वामी क्योंकि अपने से 12 हो जाता है तो तृतीय भाव में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, छठे भाव में भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। अष्टम भाव में अगर शत्रु राशि है या नीच में है तो वो सांसारिक दृष्टि से तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हाँ, आध्यात्म की दृष्टि से कुंडलिनी जागरण के लिए आपको अकल्ट की तरफ आकर्षित करेगा, संसार से मोह भंग हो जाएगा। और इसी प्रकार से 12वें भाव में भी, 12वें भाव का मतलब होता है घर से दूर, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल। अगर यहां पॉजिटिव संबंध बन रहा है 12वें भाव में मित्र राशि में, तो यही फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल आपके सुख को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन भाई जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ठीक है हम नियमों को थोड़ा एडिट कलिकाल के अनुसार जरूर करेंगे, लेकिन हमने जिसका रेफरेंस लिया है उस बुक के मूल सिद्धांतों को तो आपके सामने रखेंगे ही। क्लियर हो गया? बृहद पराशर होरा शास्त्र जिस समय रचा गया उस समय विदेश भूमि में जाना अच्छा नहीं माना जाता था, पूरी तरह से उसको नकार दिया जाता था। लेकिन आज लोग फॉरेन लैंड में जाकर अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्तियां कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं 4 और 12 का सकारात्मक संबंध है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इन जनरल कभी वैसे बात करनी हो तो चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में ज्यादा बली नहीं माना जाता। और आप देखिए ठीक है हम फॉरेन लैंड में जाकर हमने बहुत अच्छा धन कमा लिया है, लेकिन अब एक अगर उसका पक्ष देखें, जैसे हमारा पराक्रम भाव भी अगर कमजोर है तो धन तो आपने कमा लिया, लेकिन विदेश भूमि में आपका
जो कुटुंब है उसका साथ, कुटुंब का जब मैं कुटुंब कह रहा हूं आपके जाति बिरादरी जहां आपका जन्म हुआ है उनके लोगों की कहीं ना कहीं कमी महसूस करता है व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं अगर तृतीय भाव भी कमजोर है तो धनार्जन तो कर लेता है वो, लेकिन मन उसका कचोटता रहता है, तो उस प्रकार के सुखों का हार्स तो होता ही है। तो आपको ये बात याद रखना है, सामान्यतः विदेश भूमि में आदमी अपने इनकम को या अपने धन को बढ़ा लेता है, लेकिन मन कचोटता रहता है कि भाई मैं शाम हुई है, जो सारी गैदरिंग हमारे अपने लोगों की, हमारी भाषा में बात करने वाले लोगों की, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो उसका आदमी कहीं ना कहीं, हालांकि अगर तृतीय भाव भी बहुत बली आपका है तो फिर फॉरेन लैंड में भी आपके जाति बिरादरी के लोगों का पूरा समूह आपको मिल जाएगा, तो उसकी कमी नहीं खलेगी। तो बड़ा इस कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल करना उसके लिए आसान है जो अभ्यास में लगा हुआ है, निरंतर अभ्यास में लगा हुआ। लेकिन सिर्फ एक बात पकड़ के वो कह दे कि नहीं सर तेरे तो जीवन में सुख भी है धन भी है, तो 4 और 12 का संबंध बन रहा है, तृतीय भाव भी बली है, तो पराक्रम आदमी यानी मोटिवेशन बड़ा बड़ा चढ़ा रहता है, कहीं भी जाएगा वो गोरों से दबने वाला नहीं है। क्लियर? गोरा मतलब सामान्य एक वो है, इसका अर्थ कोई ये नहीं है कि भाई यहां का कोई, क्योंकि मेरा जन्म भी भारत भूमि में हुआ है, तो जब भारत देश को छोड़कर कोई यूरोप में या यूएस में सेटल होने की बात करता है तो उसके मन में अगर कोई इस प्रकार की एक रेसिज्म कह लीजिए आप, इस प्रकार की कोई भावना रहती है, तो मतलब धन तो उसने जोड़ लिया है, तृतीय भाव उसका कमजोर है, तो पराक्रम नहीं दिखा पा रहा है जीवन में। तो तृतीय भाव बहुत पग पग पर काम आते हैं सभी भावों के अच्छे फल और बुरे फल। तो क्या क्या इसमें है? चतुर्थ भाव अपने भावेश अथवा लग्न से युक्त व शुभ ग्रह से दृष्ट, तो पूर्ण ग्रह सुख मिलता है, अपने घर का पूरा सुख मिलता है। अब कई व्यक्तियों ने मुझसे पूछा कि जी चतुर्थ भाव का स्वामी अगर चतुर्थ में बैठ जाता तो क्या विदेश में नहीं जा सकता है व्यक्ति? ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए, अगर आपकी 3-3, 4-4 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं और चर राशियों में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से, या आपका जो सर्वाष्टक वर्ग में यात्राओं वाले भाव में ज्यादा अंक आ रहे हैं, यात्राओं वाला यानी जैसे लंबी यात्रा नवम भाव है और 12वां भाव में ज्यादा अंक आ रहे हैं या ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, तो आदमी विदेश भूमि में जाकर सेटल होता ही है। और इसमें कोई, हाँ, चंद्रमा स्वग्रही, इसका अर्थ डिकोड करना है कि वो विदेश भूमि में जाकर घर सा माहौल बना लेगा। इसको ऐसा नहीं समझना आपको कि भाई चंद्रमा आपका चतुर्थ भाव में घर के मालिक होकर बैठा है तो आप बाहर नहीं जा सकते, ये गलत डिकोडिंग होगी, ये सही फल नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ इससे तय करना कि भाई तेरा चतुर्थेश चतुर्थ भाव में बैठा इसलिए विदेश में नहीं जा सकता है, ये कोई तर्क नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कई मापदंड होंगे भाई। जैसे मान लीजिए लग्नेश भी अपने घर में बैठा हुआ है, चतुर्थ का स्वामी भी अपने घर में बैठा हुआ है, 12वां भाव भी कमजोर है, चर राशियां भी आपकी ज्यादा बली नहीं है, आप अपने जन्मभूमि से अधिक दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर लग्नेश दूर बैठा हुआ है, जैसे 4, 8, 12 में बैठा हुआ है, क्लियर हो गया, और आपका जो घर का स्वामी यदि चतुर्थ भाव का स्वामी है वो घर में नहीं बैठा हुआ है या 4, 8, 12 से कहीं पॉजिटिव संबंध बना रहा है, तो फिर आदमी को वो अपने घर से दूर लेकर जाता है। ये एक इन जनरल आइडिया है। लेकिन लग्नेश और चंद्रमा दोनों से देखना इस चीज को, क्लियर हो गया? चतुर्थ भाव अपने भावेश अथवा लग्नेश से युक्त, तो चौथे भाव का स्वामी, जो भी भाव का स्वामी है वो बैठा हुआ है या लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, क्लियर हो गया? लग्नेश, जो एग्जाम्पल चार्ट लिया हमने, यहां पर मंगल चंद्रमा दोनों साथ बैठे हुए हैं,
वह शुभ ग्रह से दृष्ट, और कहीं बृहस्पति जैसा ग्रह, शुक्र जैसा ग्रह उन पर दृष्टि डाल रहा है, तो पूरा चतुर्थ भाव एक्टिव हो जाता है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है मेष लग्न का चार्ट, यहां पर चंद्रमा ही उसकी जीवन की राशि तय कर रहा है, कर्क राशि, यानी वो उसका राशि का स्वामी भी हो गया है चंद्रमा, और मंगल उसके लग्न का स्वामी। अगर दोनों यहां इस प्रकार से मिलते हैं कि राशि का स्वामी और लग्न का स्वामी होकर मिलते हैं, तो ये और ज्यादा शुभता प्रदान करेगा। हालांकि बृहत पराशर हो रहा शास्त्रा ने जो हमें निर्धारण दिया है वो किसका, क्या वाक्य दिया है, चतुर्थ भाव अपने भावेश, यानी चतुर्थ भाव कोई भी हो सकता है। मान लीजिए यहां 5 नंबर है, यानी तो सूर्य और अथवा लग्न से युक्त वह शुभ ग्रह से दृष्ट हो। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में आइदर लग्नेश बैठ जाए, या चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी बैठ जाए, या दोनों लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी युत हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो पूर्ण ग्रह सुख प्रदान करते हैं, पूरा ग्रह सुख प्रदान करते हैं। इसमें एडिशनल एड ऑन क्या बताया मैंने कि अगर ये चंद्रमा आपके कर्क राशि का स्वामी होकर लग्नेश के साथ मिल रहा है, तो ये डबल एडवांटेज देने का काम करेगा, क्योंकि आपको फिर अलग से क्योंकि कारकत्व माना जाता है चंद्रमा को, सुख का कारक या चतुर्थ भाव का कारक भी माना जाता है, और चतुर्थ भाव का स्वामी तो हो ही रहा है वो, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा इसका। मां को भी अतिरिक्त सुख मिलेगा। किसी भी कुंडली में चतुर्थ भाव कमजोर होना, चंद्रमा मजबूत होना, यह दिखाता है कि मां तो उसके ठीक है उनका जीवन, लेकिन उन ठीक जीवन से आपके जीवन को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव डैमेज है। अभी क्या है, चंद्रमा कमजोर है लेकिन आपका चतुर्थ भाव बहुत बली है, तो मतलब मां का जीवन साधारण है, या मां को कुछ हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं, लेकिन मां ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, चतुर्थ भाव क्योंकि आपका बली है। और जब कभी चतुर्थ भाव और चंद्रमा वो एक ही बन जाए, मतलब कर्क राशि चतुर्थ भाव में आपके पड़ रही है और चंद्रमा बली है, तो डबल एडवांटेज। लेकिन चंद्रमा बली कैसे निर्धारित करते हैं, शुक्ल अष्टमी से कृष्ण अष्टमी वाला चंद्रमा, अदरवाइज फिर वो मां के लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यू देगा वो मां को, बट वो हेल्थ इश्यू देने के बाद भी मां हमेशा आपके जीवन में साथ देंगी, और वो जितना दे सकती होंगी आपको, एफर्ट्स जो आपके कर सकती होंगी वो आपके लिए करेंगी। तो ये दो अलग अलग चीजें, इसको निर्धारण आपको करना होगा। अगला वाक्य क्या कहता है, चतुर्थेश स्वराशि, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा है। स्व नवांश, नवांश का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि अब हमने रेफरेंस लिया है बृहत पराशर होरा शास्त्र, तो D9 चार्ट को देखना होगा। अगर नवमांश में वो अपने ही उसमें आ गया, राशि में आ गया, जिस राशि में वो D1 चार्ट में बैठा, उसी राशि में वो नवमांश में भी बैठा हुआ, तो भूमि, वाहन, ग्रह, वाद्य का पूर्ण सुख। वाद्य यानी जो भी वाद्य यंत्रों का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, किसी किसी के घर में आप जाएं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अच्छे भरे पड़े होते हैं। हालांकि जब कभी हम अच्छे गायन की बात करते हैं तो हम कला के स्वामी शुक्र को भी देखते हैं, द्वितीय भाव को भी देखते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के सुख का मतलब है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं, क्योंकि चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव एकादश भाव है, और चतुर्थ भाव अगर बली है तो आपको वाद्य यंत्रों का भी पूर्ण सुख मिलेगा। क्लियर होगा? तो ये वाक्य इस प्रकार से डिकोड करना है। अगला वाक्य दशमेश, यानी दशम भाव का स्वामी चतुर्थेश केंद्र त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 या 1 5 9 में। अब वो जरूरी नहीं है कि दोनों एक घर में बैठे हो, अगर एक दूसरे पर दृष्टि
पड़ रही है तो फिर उसको हम कहेंगे कि वो कंजॉइन हो रहे हैं, भाई दोनों ही केंद्र में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहते हैं जातक 4 दीवारी का बंगला प्राप्त करता है। मतलब इसको खाली हम घर ना समझे, जब बंगला लिखा हुआ है तो मतलब उसका घर सटा हुआ नहीं है, 4 दीवारी उसके चारों तरफ और वो बंगले में रहता है। क्लियर हो गया? तो ये एक बार इससे और निर्धारित की जा सकती है कि उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसका जो वर्क प्रोफाइल है वो बड़ा दमदार है, जो समाज में उसका यश बढ़ाने वाला भी होगा और जीवन में उसको बहुत सुख दिलाएगा, उसका जॉब प्रोफाइल। अगला आता है चतुर्थ भाव शुभ ग्रह से युक्त हो। कोई भी शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में जो नेचुरल जो बेनिफिक प्लैनेट है वो बैठे हुए हों और चतुर्थेश उच्च राशि तथा चंद्र बली हो। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? चतुर्थ भाव शुभ ग्रह से युक्त हो, चतुर्थेश उच्च राशि में हो तथा चंद्रमा बली हो। चंद्रमा बली हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका मतलब है शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक। याद रखिएगा, अगर आपने इसको कृष्णाष्टमी से लेकर शुक्ल अष्टमी पढ़ लिया तो गलत हो जाएगा। इसको इसी प्रकार से पढ़ना है, ध्यान रखिए जरा इसको। मतलब अगर आपने कहीं शुक्ल षष्ठी या शुक्ल पक्ष की पंचमी पढ़ा तब चंद्रमा कमजोर होगा, क्योंकि आपको पता है अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लगती है जब चंद्रमा कमजोर होता है। तो अगर ये सब होता है तो माता दीर्घायु होंगी और आपके जीवन में सारे मातृभूमि के सुख मिलेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव मदर लैंड का भी होता है और मदर का भी होता है। देश से प्रेम करने वाला होगा व्यक्ति। जिसका चतुर्थ भाव कमजोर है वो मातृ सुख से भी विहीन हो जाता है और उसका देश भी उसका कोई विशेष सुख नहीं दे पाता उसको। इसलिए याद रखना है, जो जीवन में आदर सम्मान दे रहा है अपनी मातृभूमि को, अपनी माता को, उसके जीवन में चतुर्थ, जैसे मान लीजिए कई दफा मां का सुख नहीं मिल पाता लेकिन फिर भी उसका जीवन में मां के लिए, मां शब्द के प्रति, मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा है। कुंडली उठा के देख लीजिए, चतुर्थ भाव उसका बली मिलेगा। अब कोई कह रहा है कि सर फिर मां का जीवन में सेपरेशन क्यों हो गया? क्योंकि चंद्रमा कमजोर था। बात समझिए जरा, चतुर्थ भाव बली है लेकिन चंद्रमा डैमेज है, दो अलग अलग चीजें हैं। बली सूर्य चतुर्थ भाव में, देखिए ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग प्लैनेट हमारे घर को अलग अलग प्रकार से डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। जैसे चतुर्थ भाव में शुक्र है तो लग्जरियस व्यू होगा, एकदम घर आज के आधुनिक चीजों से परिपूर्ण होगा। और कहीं शनि जैसे प्लैनेट की भी दृष्टि पड़ रही है और तो वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि तकनीक के जानकार माने जाते हैं और अच्छे लेखों के जानकार माने जाते हैं, शनि राहु केतु कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध बना रहे हैं वो, तो वो आपके चतुर्थ भाव में इस प्रकार की चीजों को बढ़ाने वाला भी होता है। लेकिन कहते हैं कि अकेला कोई पाप ग्रह अगर डिशुम डिशुम करने की मुद्रा में बैठा तो फिर वो लड़ाई करवा देता है। तो पहले तो हम क्या करें, अगर चतुर्थ भाव के स्वामी को बलि कर दें, भाई जैसे मान लीजिए तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा स्वगृह होकर बैठा है और उसके बाद हम 2-4 उनके फ्रेंड्स को वहां बिठा देते हैं, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर आपके घर में कोई एक जैसी चीज नहीं होगी, आपके घर में कई अलग अलग सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, अलग अलग मटेरियल का मेल होता दिखाई देगा। आपके घर में पत्थर भी इस्तेमाल किया होगा, लकड़ी, बृहस्पति का भी दृष्टि पड़ रही है तो लकड़ी का भी उपयोग भरपूर किया गया होगा। 1-2 लकड़ लगाने से इसको नहीं काउंट करना है कि सर हमने तो लगाया हुआ है बृहस्पति का प्रभाव। लकड़ी का प्रयोग का मतलब सार्थक होना चाहिए, वो प्रयोग घर पर अच्छा खासा लकड़ी का कार्य है। फिर उसमें हमने घास फूस का भी कहीं कुछ ऐसा, उसको मॉडर्न कोई ऐसा या कह सकते एंशिएंट लुक दिया है कुछ ऐसा, तो घास फूस की झोपड़ी जैसा रूप भी दिया हुआ है। सूर्य का प्रभाव भी दिखाई देता। तो ये समझना है कि बड़ा हाइब्रिड इंटीग्रेटेड
हाउस उसको मिला है, बलि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो वो सूर्य प्रायः घास फूस की बात करता है, लेकिन आजकल के अगर समय अंतराल में बात करें, बलि सूर्य चतुर्थ भाव में होकर बैठा हुआ है और उसमें कई और ग्रह भी मजबूत स्थिति में है भाई, जैसे शनि, चंद्रमा, मंगल का शुभ संयोग हो। ये याद रखना है बात। मुख्य रूप से सूर्य चतुर्थ भाव में बलि होकर बैठे हैं और चंद्रमा और शनि, मंगल का चतुर्थ भाव में प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए जैसे केंद्र में यहां शनि बैठे हैं, यहीं उच्च का मंगल बैठा हुआ है और सूर्य यहां बैठे, चंद्रमा अगर यहां बैठा तो वो पूर्णिमा का चंद्रमा है। तो फिर कारक क्षेत्र बहुत बली है और उस कारक क्षेत्र में बैठे ये तीनों ग्रह सूर्य पर दृष्टि जमाए हुए हैं। तो अब ये क्या होगा? अत्यधिक पशुधन, एग्रीकल्चर में वो उसके पास बहुत ज्यादा पशु होंगे, एग्रीकल्चर लैंड भी होगा क्योंकि मंगल उच्च का हो गया है और मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में पड़ता है। तो चतुर्थ भाव में भूमि से फायदा कराने वाला भी होता है। क्लियर होगा? खेती के बारे में तो इस प्रकार के संयोग को देखना जरूरी है। कहीं ना कहीं खेती से उसका संबंध होगा और एक आधुनिक दृष्टि से होता है क्योंकि शनि जैसे प्लैनेट को तकनीक का जानकार माना जाता है। फिर बात करते हैं चतुर्थेश, चंद्रमा, शुक्र, बुध। ये तो सभी जैसे चतुर्थ भाव का कारक माना जाता है चंद्रमा को, बुध भी सेकेंडरी कारक में माना जाता है और शुक्र को यहां दिग्बल मिल जाता है। तो लेकिन मैंने बोला ना, दिग्बल बाद में देखना है, राशि बल पहले देखना है। तो बोल रहे अगर चतुर्थेश, चंद्रमा, शुक्र, बुध चतुर्थ भाव में तो पूर्ण भौतिक सुख समृद्धि दिलाने वाला होता है। आपके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं होंगी। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भी चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है, बुध हालांकि उनको शत्रु मानता है, लेकिन अगर बुध सूर्य के साथ बैठ जाता है तो बुध आदित्य योग बना देगा और चंद्रमा से सूर्य की मित्रता है तो वो शत्रु भाव भी त्याग देगा। तो जब कभी 3 या 4 ग्रह बैठे हैं तो शत्रुता का पक्ष इस प्रकार से देखना है कि एक बलि ग्रह जब बैठ जाता है और वो न्यूट्रल अगर रहता है तो फिर वो 2 प्लैनेट के झगड़े को निपटा देता है, खत्म कर देता है। हां, अगर तीनों बैठे हो चंद्रमा, शुक्र और बुध तो कहीं ना कहीं ये घर की महिलाओं, भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन जातक के जीवन में कहीं ना कहीं महिलाएं आपस में कहीं ना कहीं डाहा करती हैं एक दूसरे के प्रति, वो यहां से दिखाई देता है। लेकिन ये ग्रह इतने शुभ हैं, ये डाहा करते हैं, लेकिन ये डिशुम डिशुम खुलकर कोई झगड़ा, कलह, जो जितने भी ये गाली गलौज करने वाले प्लैनेट माने जाते हैं, ये कहीं ना कहीं राहु के साथ संबंध बना रहे हैं। एग्रेसिव हो जाए तो मंगल भी ये कार्य कर सकता है, शनि भी ये कार्य कर सकता है। लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह अकेले होने पर डाहा कर सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, गलत वाक्यों का प्रयोग वो नहीं करते हैं। पूर्ण भौतिक सुख समृद्धि दिलाने वाला होता है। फिर बात करते हैं चतुर्थ भाव में चर राशि। चर आप समझते हैं 1, 4, 7, 10। चतुर्थेश षष्ठ में हो, अष्टम में हो, द्वादश, 6, 8, 12 में है। क्लियर हो गया? तो चौथे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये एक इन जनरल बात है जब वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, भाव में शत्रु राशि में, मंगल से युक्त। मंगल से क्यों? क्योंकि मंगल भी डिशुम डिशुम की बात करता है। 6, 8, 12 में मंगल के साथ बैठे हैं तो फिर क्या होगा? दुखी जीवन, मूक, कम बोलने वाला, या कहते हैं अगर बहुत कमजोर हो जाए ग्रह तो कई दफा व्यक्ति को वो गूंगा बना देता है। ये विशेष रूप से नोट करने वाली बात है कि अगर चतुर्थेश 6, 8, 12 में हो मंगल के साथ और वो शत्रु राशि में हो, बहुत कम डिग्री में, देखिए चतुर्थ भाव में कोई प्लैनेट कम डिग्री का अच्छा माना जाता है। सामान्यतः घर में एक हार्मनी बनी रहती है
और बालकों जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन अगर वही भावेश चतुर्थेश कहीं एनिमी हाउस में जा रहा है तो उसको डिफेंसिव होना पड़ेगा। फिर उसको कम डिग्री में नहीं चलेगा कि भाई लड़ने बैठा है और वो बच्चों की तरह कार्य कर रहा है, उसको मैच्योर होना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है, सामान्यतः कई दफा लोग पूछते हैं कि सर कम डिग्री का प्लैनेट क्या हमेशा खराब होता है? ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, गलत है वो सब। अगर किसी ने आपको कुछ ऐसी बात बताई है, अधिक डिग्री में भी कई प्लैनेट, इनफैक्ट कई प्लैनेट ऐसे हैं जो अधिक डिग्री में ही अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। चतुर्थ भाव में, द्वितीय भाव में अगर कोई कम प्लैनेट का है तो कुटुंब और घर में आपके एक बचकाना सा माहौल रहता है, हास्य विनोद चलता ही रहता है। तो वो तो सभी चाहते हैं कि भाई, और कार्य क्षेत्र में कोई प्लैनेट अगर मैच्योर हो तो अच्छा माना जाएगा। तो वो ध्यान रखना है कि कब किसी प्लैनेट को हम ज़्यादा डिग्री में, किसी प्लैनेट को कम डिग्री में अच्छा मानते हैं। राय चंद, राय बहादुर, मतलब एथिक्स। अब जैसे बुजुर्गों का भाव कहा जाता है 9th हाउस, तो अगर इस हाउस में कोई अच्छा ग्रह बैठा है ज़्यादा डिग्री में भी कोई समस्या नहीं। आप धर्म के अच्छे जानकार होंगे, बड़े मतलब विशेष दर्जे के, उच्च कोटि के जानकार होंगे। वृद्ध लोग ज़्यादा कार्य में हाथ नहीं बटाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान ही हमारे जीवन को चलाने वाला है। हम उनसे ज्ञान की ही दीक्षा लेना चाहते हैं सिर्फ, तो वो हमें ध्यान दें। इसी प्रकार से बालकों से भी हम कोई विशेष कार्य का आग्रह नहीं करते हैं, लेकिन उनका इस प्रकार की अटखेलियाँ हमें हंसने पर हमें विवश कर देती हैं, हमें खुश रखती हैं, प्रसन्न करती हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो कोई ये कहने में नहीं मेरे जीवन में मैं 1 डिग्री का प्लैनेट नहीं चाहिए, मुझे 29 डिग्री का प्लैनेट नहीं चाहिए, तो वो मूर्ख आदमी है। क्लियर हो गया? ग्रह सारे ही उपयोगी हैं, सारे ही। और ये भी वाक्य गलत है कि कोई 29 डिग्री पर फल नहीं देता है, या कोई 1 डिग्री पर 0 डिग्री पर फल नहीं देता है। जब ग्रह है तो फल देगा ही। इसके बाद हम कुछ नेगेटिव, मतलब पूरी तरह से नहीं, वो ध्यान देना है उसको कि इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि उन एक्सेप्शनल के लिए ही आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, जो आपको उन टिपिकल जो कोडिंग्स हैं उनको डिकोड करने में आपकी मदद करे। चतुर्थ भाव में चर राशि, चतुर्थेश, ये हमने कर लिया दुखी और गूंगा। नेक्स्ट है चतुर्थेश नीच राशि में। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में है तो भौतिक सुखों में कमी, अष्टम से संबंध, वियोग, वैराग्य दिलाता है। अगर चतुर्थ भाव का जैसे इसी कुंडली में एग्जाम्पल चार्ट में देख लीजिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अष्टम में चला गया, नीच राशि का हो गया, तो अब उसने अष्टम से संबंध बनाया है, तो वो उसको वियोग देगा, कहीं ना कहीं घर से दूरी बनाना कष्टों के कारण। लेकिन वो एक, ठीक है आपका मन माने या ना माने, लेकिन हम क्यों आए हैं धरती पर वो हमें पता होना चाहिए। वैराग्य कहीं ना कहीं मोक्ष के लिए बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है। कहता ज्ञान और वैराग्य से ही मोक्ष लिया जा सकता है, और ज्ञान और वैराग्य से ही भक्ति पैदा होती है। तो क्योंकि संतानें माना जाता है, अगर उनको एक रूप के रूप में कल्पना करें इनकी, तो भक्ति इनकी माँ है, ज्ञान और वैराग्य की। तो ज्ञान और वैराग्य तो चाहिए ही चाहिए हमें, और वैराग्य भी ये दिलाता है। असल में कई जीवन में जो बड़ा ऐसे दृश्य देखते हैं जीवन में, जैसे लाइक कोई ऐसा डॉक्टर है, उसको बार बार इमरजेंसी केसेस लेने पड़ते हैं कि कोई ऐसी बॉडी आई है कटी पटी। तो जिन गुरुओं से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, उन गुरुओं का साफ साफ कहना है कि भाई ऐसे जातक का चंद्रमा नीच का होता है, और कई डॉक्टरों की कुंडली में चंद्रमा का 6ठे के साथ और 8वें के साथ संबंध बन रहा है, तो उनको डॉक्टर भी बना देता है। लेकिन वो बार बार ऐसे दृश्य उसके हृदय को, मतलब हृदय विदारक दृश्य उसको दिखाते हैं, और यही कहीं ना कहीं जीवन में वैराग्य का कारण बन जाता है। तो वो ध्यान रखना है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही गई है। देखिए, आपका अर्थहीन जीवन कब होता है? जब आपको कोई ग्रह सपोर्ट करने वाला नहीं। कुंडली के 1 या 2 उच्च और स्वग्रही बलि ग्रह पूरी कुंडली को साध लेते हैं,
और यह कल्पना भी नहीं करनी कि मेरे जीवन में सारे ही उच्च और स्वग्रही हो जाएं, फिर भी आप सांसारिक दृष्टि से निराधार माना जाएगा आपका जीवन। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपकी कुंडली में 5 से ज्यादा उच्च के ग्रह हैं, भौतिक दृष्टि से आपका जीवन किसी काम का नहीं है। आप वो पुष्प हैं जो सदैव खिले रहेंगे, लेकिन उसकी सुगंध जंगल में ही रहेगी, शहरों में नहीं आएगी। आप इसको समझिएगा जरा, यानी विरक्त जीवन। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्लास किसी भी तरह से संसार में फिट होने के लिए नहीं बना। इसलिए हम कल्पना करें कि जीवन में 2 ग्रह 3 ग्रह उच्च के हों, बस। नीच के ग्रह भी हमें बहुत कुछ दिलवाने वाले होते हैं। फिर इसमें चतुर्थेश चंद्रमा से, अब इसमें किन किन ग्रहों को हम काउंट कर रहे हैं? एक तो आपका कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा से भी चतुर्देश। देखिए आप कि चंद्रमा कहां बैठा, मान लीजिए यहां बैठा, तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4। चंद्रमा से चतुर्थेश, स्वयं चंद्रमा, नवमांश में चतुर्थेश भी और चंद्रमा भी। मतलब हम ये जानना चाहते हैं भी, ये बड़ी कंप्लेंट कर रहा है कि सर मेरे जीवन में सुख नहीं है, तो फिर हमको कैसे देखें कि सच में। इसलिए बार बार गलत की भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी जब तक कुंडली हमने नहीं देखी है तब तक हम कुछ नहीं, आप अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये कहें कि सर कुछ कमियां हैं मेरे जीवन में, और बताइए क्या हो सकता है। कि जी मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। रोने वाले के जीवन में मैंने बहुत देखा है, जो बहुत रोता है, उसकी कुंडली जब देखता हूं, वो पता नहीं क्या उसके स्टार, ईश्वर का नाम लेके हालांकि डिकोड करने का प्रयास करते हैं, अच्छा डिकोड हो, वो खराब ही निकलेगी पूरी कुंडली। इसलिए ये इन वाक्यों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब तक आपने कुंडली किसी को दिखाई नहीं, आपने कैसे निर्धारित कर लिया कि मेरा जीवन एकदम खत्म है। और ये इन वाक्यों के कारण ही हो सकता है आपका जीवन खराब हो। इन वाक्यों को बदलिए तुरंत। कभी भी किसी के सामने इस प्रकार के बार बार रोना चिल्लाना, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा जीवन किसका है? समझिए जरा। चतुर्थेश आपका खत्म है, कमजोर है। चंद्रमा से चतुर्थेश भी बहुत कमजोर है, स्वयं चंद्रमा भी पीड़ित है। नवमांश से भी चतुर्थेश, माने नवमांश में जहां चतुर्थेश बैठे हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। और नवमांश में चंद्रमा भी, कहीं भी वो राशि परिवर्तन किया उसने, कहीं ऐसा जगह बैठ गया वो, लाइक आपके D1 चार्ट में बैठे थे सिंह राशि में, और नवमांश में बैठ गए वो वृश्चिक राशि में। सभी कमजोर होने पर जीवन निराधार हो जाएगा, लक्ष्य विहीन जीवन होगा, उसके कोई एजुकेशनल इंटरेस्ट नहीं होंगे, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, सुख उसके जीवन में नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या बोला, हर एक दुख में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने भाव इसलिए दिए हैं कि संभावनाएं रहती हैं। अगर इतना होने के बाद भी उसका D1 चार्ट का 11th हाउस, क्योंकि पावर और टॉनी इसी के पास है, D1 ही तय करेगा। बाकी आप जो मर्जी कहें कि हम तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर D9 को ही देखेंगे। अगर D9 को ही देखना होता तो वे पराशर जी सीधा D9 ही बना देते। डिक्लेयर करने का ताकत, सुप्रीम पावर D1 के पास है। D1 में जो भी योग होते हैं उनकी पुष्टि करता है D9, बदल नहीं सकता है, ये बात याद रखिएगा। पुष्टि करता है भाई, कोई जैसे मान लीजिए D1 में थोड़ा कमजोर है, D9 में देखकर आप खुश हो जाते हैं थोड़े से, हाँ ओ ठीक, लेकिन कमजोर है तो उसका प्रभाव आपको दिख ही रहा है, तभी आपने उसकी पुष्टि करने के लिए वो देख। हाँ, D1 में अगर वो मजबूत है तो D9 में अगर कमजोर भी होगा तभी भी वो जीवन में शुरुआत से ही आपको प्राप्तियां दिलाता रहा है। तो ये बात समझिएगा। कहता जी फिर D9 में वो कमजोर का अर्थ क्या हुआ? D9 में कमजोर का अर्थ ये होगा कि जब कभी भी हम विशेष रूप से संबंधों की, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो शायद उसका पूर्ण सुख उस भाव का आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन है वो आपके पास। मतलब वो मणि है, वो मणि आप कहीं भी चलाते हैं वो उसका फल देती है, लेकिन वैवाहिक रूप से या कोई ऐसा, क्योंकि जब हम 7th हाउस की बात करते हैं तो हम कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप में कहीं जगह वो मणि, वो फल रगड़ने से, चिराग से वो जिन्न नहीं निकलता है, बस वो वाली बात है। सुप्रीम पावर D1 के पास है। नहीं तो पराशर जी D9 को ही ना
मेन चार्ट बना देते। उनके लिए क्या था, गणना ही तो करनी थी, गणना करके वो कह रहा है जो लग्न में उदित हो रही है राशि उसी को ही क्यों उन्होंने लग्न माना, D9 को मान लेते, उनके लिए क्या कैलकुलेशन ही तो करना है, वो आप कर सकते। लेकिन D1 ही हमारे जीवन का गणेश है, वो याद रखिएगा। मतलब एकदम इसमें कोई विवाद नहीं, निर्विवाद राजा D1 है, सदैव D1 रहेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजरों कहते सुना कि वो सिग्नल D9 देता है जी, टीवी D1 चार्ट है आपका तो सिग्नल नहीं आएगा तो टीवी चलेगा नहीं। ये मुझे पता नहीं कौन सा तकनीक है ये, यहां वो तकनीक लगने वाली नहीं है। याद रखिएगा, आपने गैजेट्स कहीं पढ़े हैं, आपने बहुत बड़ी, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये एग्जाम्पल कोई फिट नहीं बैठता है। आपको सर्वे सर्वा D1 है। D1 आप किसी का भी देख लीजिए, अगर D1 इंप्रेसिव चार्ट है, उसके जीवन में प्राप्तियां हैं। लेकिन D1 कोई एक साल की बात नहीं करता है। गलती कहां हो रही है, हम एक साल से अपने जीवन को जानना चाहिए। कहते जी 22 साल का हो गया, कुछ नहीं मिला, आपने कहा था सब कुछ मिल जाएगा। D1 कोई 1 या 2 साल की बात नहीं करता है, D1 आपकी लाइफ की बात करता है। इसीलिए वेट करें, इंतजार करें, जरूर मिलेगा। D1 चार्ट ने अगर डिक्लेयर किया है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। D1 चार्ट से अगर 11th हाउस मजबूत है, प्राप्तियां होंगी। वो अलग बात है, वो प्राप्तियों को मानता नहीं है कुछ, तो इसके लिए तो उसको कहीं ना कहीं उपचार की आवश्यकता है, उसको रेमेडी की आवश्यकता है। कई लोगों का ऐसा भी होता है कि D1 चार्ट में उसका 4th हाउस क्रैश हो चुका है, एकदम खत्म, जैसे मैंने बताया सब तरह से निराधार है, 4th से संबंधित हर विषय में, लेकिन जो उसका 2nd हाउस है वो जबरदस्त है। तो फिर होता क्या है, उसके जीवन में सुखों का अनुभव सिर्फ पत्नी के माध्यम से उसको हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब बताता, आपका घर परिवार। कहता जब गैदरिंग होती है, जब, और गैदरिंग का कारण कुटुंब है आपका, और माने आपको हो सकता है पत्नी उसका कारण बन रही हो, पार्टनर आपका कारण बन रहा है। गैदरिंग होती है, उसका भरपूर जीवन, जब तक गैदरिंग रहती है, कोई फंक्शन में आप जाते हैं पत्नी के साथ, आनंद लेते हैं। मतलब जिस प्रकार से पति के जीवन में पत्नी के आने से उसके सुख या दुख बढ़ते हैं, इसी प्रकार वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो कोई चार्ट में अगर एक हाउस कमजोर है, दूसरे चार्ट को देखिए आप, अगर वहां वो सेटिस्फैक्ट्री है तो बात बन जाएगी। क्लियर? तो ये था D1 के अनुसार मुख्य रूप से, हालांकि इसमें हमने नवमांश को भी शामिल किया है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा लग्न चार्ट के अनुसार चतुर्थ भाव का स्वामी क्या क्या प्राप्तियां या फल दे सकता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।